बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ बिजनेस पाठशाला के आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में कि पैकेजिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पे किसी भी उत्पादक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए पैकेजिंग के समय, पैकेजिंग का डिसीजन लेते वक्त। आइए शुरू करते हैं पैकेजिंग के साथ। पैकेजिंग वह तकनीक है जिससे किसी भी उत्पाद को आप संरक्षित करते हैं, उसके स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल्स के लिए, और इसके बहुत सारे तरह के फ़ायदे हो सकते हैं कि प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है, सुरक्षित रखता है, वेयर हाउसिंग में मदद करता है, सेल्स में मदद करता है और जितनी भी प्रोडक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो देता है। आइए जानते हैं पैकेजिंग के बारे में डिटेल्ड रूप में। पैकेजिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे किसी भी उत्पादक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार कई जगह ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, आपका उत्पाद तो बहुत अच्छा है, पर क्योंकि उसकी पैकेजिंग एप्रोप्रिएट नहीं है, पैकेजिंग उतनी आकर्षक नहीं है, उतनी प्रीमियम नहीं है कि वो प्रोडक्ट के साथ जस्टिस कर पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी मेहनत आप प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन में कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग पे और फाइनल फिनिश ऑफ पैकेजिंग पर भी की जाए, ताकि प्रोडक्ट के साथ इक्वल जस्टिस हो पाए और ऐसा ना हो कहीं ना कहीं चीप लुकिंग पैकेजिंग की वजह से, नॉट सो एप्रोप्रिएट पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट की सेल्स में दिक्कत आए, सेल्स में कमी आए। आइए जानते हैं पैकेजिंग के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो पैकेजिंग का है वो है कि फिजिकल प्रोटेक्शन। पैकेजिंग किसी भी उत्पाद को भौतिक रूप से प्रोटेक्ट करता है। फिजिकल रूप से प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल कंटेनर की बात करिए, ऑयल बॉटल की बात करिए, तो जो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है उससे आपका उत्पाद पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर के बात कर लीजिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स को लेकर बात कर लीजिए, प्राइमरी पैकेजिंग से आपका जो उत्पाद है वो पूर्ण रूप से भौतिक एंगल से सुरक्षित रहता है। दूसरी बात ये आती है कि पैकेजिंग के माध्यम से जो भी उत्पाद की रिलेटेड एक्सेसरीज हैं, आइटम्स हैं, वो सारे आप एक जगह पर पैक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, जिसके साथ हमको वेरियस एक्सेसरीज मिलती हैं, बुकलेट मिलती है हाउ टू यूज़ की, तो उसकी पैकेजिंग इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि आपको लैपटॉप, उसके साथ उसका चार्जर, रिलेटेड डिस्क, उसकी बुकलेट, सारी चीज़ें एक ही पैकेजिंग के अंदर अलग अलग रखी हुई आपको मिल जाती हैं। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आइटम के साथ उसकी एक्सेसरीज को कंबाइन करने के लिए, प्रॉपरली पैक करने के लिए। फिर बात आती है कि जो पैकेजिंग है वो आपके प्रोडक्ट को लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी टैम्परिंग। कई बार होता है कि उत्पाद हम कहीं दूर देश से मंगवाते हैं, दूसरे शहर से मंगवा रहे हैं, दूसरी जगह से मंगवा रहे हैं, जिसमें वो शिप में आ रहा है या ट्रक में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, तो आपका सामान कई हाथों से गुजरता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसमें कोई डैमेज आ जाए, कोई चीज़ हो जाए। तो पैकेजिंग आपकी प्रोडक्ट को लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी कांच के आइटम में डील कर रहे हैं, आप कांच का आइटम बना रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली बबल रैप पैक नहीं है या पेपर पैक्ड नहीं है कुछ लेयर्स में ताकि उसकी कुशनिंग हो, तो उसके टूटने का डर हमेशा कैरी करते वक्त बना रहेगा। तो पैकेजिंग लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। फिर आती है पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन और वेयरहाउसिंग में मदद करता है, स्टैकिंग में मदद करता है। अगर आपका जो उत्पाद है उसका ठीक से हैंडल्स वगैरह नहीं है पैकेजिंग पे, उसको उठाने में, रखने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी वेयरहाउसिंग में
उसको कैरी करने में दिक्कत आएगी। पैकेजिंग आपकी इस समस्या को भी सुधारता है और इसका सल्यूशन प्रोवाइड करता है। कुछ केसेस में पैकेजिंग की प्रीमियम डिजाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है, अट्रैक्टिव बनाना उसको बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो उसका कस्टमर बेस है, जो उसका टारगेट कस्टमर्स है, उसको अट्रैक्ट कर पाए। आज का तो टाइम भी ऐसा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ अपनी पैकेजिंग की वजह से मार्केट में स्पेस बना पाते हैं। ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट या क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगा या कस्टमर स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट करेगा, उस वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट येस, फर्स्ट गो में, फर्स्ट इम्प्रेशन में पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सेल में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। आइए बात करते हैं पैकेजिंग डिजाइनिंग की। जब हम किसी भी अपने उत्पाद के लिए पैकेजिंग डिसाइड कर रहे हैं, तो उसकी डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कलर का पैकेजिंग रहेगा, उस पर कैसा डिजाइन रहेगा, कंपनी का लोगो कैसा रहेगा, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है हमारे कस्टमर को जो हम चाहते हैं। आपकी पैकेजिंग क्या कस्टमर को अपील कर रही है कि नहीं फर्स्ट गो में, इसमें डिजाइनिंग बहुत हेल्प करती है कि आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग का डिज़ाइन कैसा है, क्या आपका जो पैकेजिंग है वो आपके ब्रांड का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी का लोगो, कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसकी जो एक टैगलाइन है वो है कि नहीं है। तो आपकी पैकेज की डिज़ाइन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो आपके कस्टमर्स को अपील करे, आपका ब्रांड एक्सटेंशन क्रिएट करे और आपकी सेल्स में मदद करे। इस तरीके से आपकी पैकेजिंग की डिज़ाइन होनी चाहिए। आइए जानते हैं पैकेजिंग की परिभाषा को। वितरण, भंडारण, बिक्री और उपयोग करने के लिए उत्पादों को संलग्न और संरक्षित करने की तकनीक को पैकेजिंग कहते हैं। जैसे अभी हमने पैकेजिंग के बेनिफिट्स में जाना कि पैकेजिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सही से सेल कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में सही से पहुंचा पाएँ, उसको स्टोर सही से कर पाएँ। इन सब चीज़ों की तकनीक में संलग्न करने के नाम को ही पैकेजिंग कहते हैं। पैकेजिंग के डिज़ाइन, मूल्यांकन और उत्पादन की प्रक्रिया को भी पैकेजिंग कहते हैं। हम अपने उत्पाद को कैसी पैकिंग में रखेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग को, उसके मूल्यांकन को, उसके प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं, इनको भी पैकेजिंग कहते हैं। विभिन्न तरह के घटकों जैसे कि बबल रैप है, शीशी है, बोतल है, ढक्कन है, जिन भी चीज़ों में अपने उत्पाद को हम पैक करते हैं, इन सभी चीज़ों के संग्रह को भी पैकेजिंग बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पैकिंग मटेरियल होते हैं। आइए जानते हैं पैकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि छेड़छाड़ प्रतिरोध आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हमारी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई भी तरह की अगर छेड़छाड़ होती है, छेड़छाड़ इन द सेंस कि आपका प्रोडक्ट कार्गो में आया, शिपमेंट में आया, आपके वेयरहाउस में आ रहा है, तो उसको स्टोर कैरी करने में पैकेजिंग ऐसी हो कि प्रोडक्ट में कोई दिक्कत ना आए, वो टूटे ना, वो कहीं से कपड़ा है तो फटे ना, कहीं गीला ना हो जाए अगर पानी पड़ गया। तो इस तरीके की आपकी पैकेजिंग होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी बरकरार रहे। आपकी जो पैकेजिंग है वो एफडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए। एफडीए तो खैर यूएस में होता है, हमारे यहाँ एफएसएसएआई होता है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बोर्ड है इंडिया का, कि आपकी जो पैकेजिंग है अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो वो एफएसएसएआई अप्रूव्ड होनी चाहिए। अदरवाइज अगर कभी भी एफएसएसएआई की आइडेंटिटी में आता है तो आपके ऊपर पीनल एक्शंस हो सकते हैं। इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक का मतलब है कि उसको कभी भी पैकेजिंग को वेस्ट में डालते वक्त वो एनवायरनमेंट को टॉक्सिक ना करे, वो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करे। हालांकि ज़्यादातर जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक मटेरियल की होती है, तो प्लास्टिक्स फिर भी अगर आप ठीक तरीके से अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो रिसाइकलिंग में चली जाती है, कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है। तो जो आपकी पैकिंग मटेरियल होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। इट शुड नॉट इम्पार्ट ओडर और टेस्ट टू द प्रोडक्ट। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके कलर, उसके टेस्ट में चेंज ना कर दे। अगर आपने कोई ऑयल बॉटल बनाई हुई है तो वो ऑयल के जो कंपोनेंट्स हैं या उसका जो भी असर है उसमें चेंजेस ना ला दे। उसकी बॉटल ऐसी होनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे उसके कंटेंट्स को ना चेंज कर दे। अगर आपकी फूड पैकेजिंग है तो कहीं
ऐसी ना हो कि आपके फूड के ऊपर वो कलर छोड़ जाए। तो इट शुड नॉट इम्पार्ट एनी ओडर, एनी टाइप ऑफ स्मेल, एनी टाइप ऑफ टेस्ट। इट मस्ट नॉट रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट, किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन ना कर दे प्रोडक्ट के साथ, बिकॉज प्राइमरी पैकेजिंग ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट के जस्ट ऊपर होती है। अगर वो रिएक्टिव होगी तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा और किसी भी यूज का नहीं रहेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमें अपनी पैकेजिंग को डिसाइड करते वक्त ध्यान रखने चाहिए। आइए बात करते हैं कि कुछ क्राइटेरियाज की जो हमको अपनी पैकेजिंग के वक्त ध्यान रखने चाहिए, अपनी पैकेजिंग को सेलेक्ट करते वक्त। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट एंड पैक कंटेंट्स। प्रोडक्ट एंड पैक कंटेंट्स का मतलब हो गया कि आप किस तरह का उत्पाद बेच रहे हैं। जिस तरह का उत्पाद होता है उसी तरह की पैकेजिंग होती है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट लिक्विड है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी बॉटल में पैक होगा। अगर आपका प्रोडक्ट किसी स्टील का है तो किसी ना किसी बॉक्स में पैक होगा, कॉर्यूगेटेड बॉक्स में हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट कांच का है, ग्लास का है, तो वो बबल रैप वगैरह में पैक होगा। इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है। दूसरी चीज आती है कि एप्लीकेशन क्या है प्रोडक्ट का, किस तरह का प्रोडक्ट है, उसका किस तरीके से एप्लीकेशन है, तो उस पर डिपेंड करता है उसकी पैकेजिंग कैसी होगी। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है, कोई क्रीम है, अगर फेस क्रीम है मान लीजिए, और क्योंकि वो हल्की सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है तो आप उसका जो ओपनिंग है वो बहुत स्मॉल नहीं रख सकते, बिकॉज उसके एप्लीकेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के ऊपर डिसाइड करना है कि उसका ओपनिंग कैसा होगा, उसका पैकेजिंग कैसा होगा। फिर बात आती है कंटेंट स्टेबिलिटी एंड नीड ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एनी एनवायरमेंटल फैक्टर। हो सकता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स कभी ऐसे होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ हेल्थ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशली किसी ना किसी टेम्परेचर में स्टोर करना होता है, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। तो आपकी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट के रिक्वायर्ड टेम्परेचर को प्रोवाइड कर रही हो, रिक्वायर्ड नीड्स जो है उसकी उनको फुलफिल कर रही हो। कंटेंट रिएक्टिविटी, आपका जो पैकिंग मटेरियल है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहे, आपके जो उत्पाद का कंटेंट है उससे रिएक्टिव ना हो जाए और उसका फॉर्म ना चेंज कर दे। तो ज़रूरी है आपका पैकिंग मटेरियल न्यूट्रल रहे। रेगुलेटरी, लीगल एंड क्वालिटी इश्यूज, जैसा मैंने बताया कि जब आप किसी फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप FSSAI के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल करेंगे तो कहीं ना कहीं जब नोटिस में आएगा डिपार्टमेंट के तो आपके ऊपर पीनल एक्शंस हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी जो भी पैकेजिंग है वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड को, रिस्पेक्टिव लीगल इश्यूज को फुलफिल करे और उसको लेकर के चले। फिर बात आती है कि पैकेजिंग के क्या यूजेस हैं। ये कहीं ना कहीं पैकेजिंग के बेनिफिट्स से ही कोरिलेट करते हैं। सबसे पहला यूज है फिजिकल प्रोटेक्शन, जो आपका उत्पाद है उसको फिजिकली इन्वायरमेंटली प्रोटेक्ट करे फ्रॉम सन, विंड, रेन, एनीथिंग जो आपके प्रोडक्ट को हार्म कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अगर आप क्लोथिंग ब्रांड हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी पैकेजिंग इस तरीके की हो कि उसके ऊपर अगर बारिश की वजह से पानी आ जाए या किसी भी वजह से है तो वो सुरक्षित रहे और उसके ऊपर पानी का, धूप का असर ना हो पाए। तो आपकी जो पैकेजिंग है वो एनवायरमेंटली आपके प्रोडक्ट को फिजिकली प्रोटेक्ट करनी चाहिए। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की। बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के ऊपर उसकी रिक्वायर्ड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। अगर कोई मेडिसिन है कि उसको कैसे यूज़ करना है, कोई प्रोडक्ट है उसमें अगर आपको हाउ टू यूज़ वाली बुकलेट लिखनी है, या जो भी चीज़ें हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बैच नंबर है, उसकी कंटेंट डिटेल्स है। अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसकी कैलोरी इंफॉर्मेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके उसको इम्पार्ट करनी है एंड कंज्यूमर्स तक, तो वो पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट होती है और इससे जो इंफॉर्मेशन है वो आप एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाते हैं पैकेजिंग की मदद से। फिर बात आती है सिक्योरिटी की। पैकेजिंग आपकी उत्पाद को सिक्योरिटी देती है, चाहे आप उसको वेयर हाउस जैसे भी कर रहे हैं, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इन सारे प्रोसेस से आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है विद प्रॉपर पैकेजिंग। फिर बात आती है मार्केटिंग की। अगर आपका जो पैकेजिंग है वो अट्रैक्टिव है, वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, प्रीमियमनेस की फील देता है,
तो कई बार आपके प्रोडक्ट की सेल में उस वजह से इंक्रीमेंट आता है। तो मार्केटिंग में आपकी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन कुछ रीजंस की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उत्पाद की पैकेजिंग के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग के बारे में। किसी भी उत्पाद की बेसिकली 3 तरह की पैकेजिंग होती है। 3 तरह की पैकेजिंग में सबसे पहली बात आती है प्राइमरी पैकेजिंग की। प्राइमरी पैकेजिंग इज द इमीडिएट पैकेजिंग ऑन द प्रोडक्ट। इमीडिएट पैकिंग से मतलब होता है कि अगर आप ऑयल बॉटल की बात करें तो बॉटल प्राइमरी पैकेजिंग है। अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो जो उसका कवर है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। अगर आप फेस क्रीम की बात करें तो जो उसकी बॉटल है या उसका जो कंटेनर है वो उसका प्राइमरी पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग इमीडिएट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। बात आती है सेकेंडरी पैकेजिंग की। सेकेंडरी पैकेजिंग होता है जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर का बॉक्स होता है उसको सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। जब आप कोई ऑयल बॉटल खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो सबसे पहला बॉक्स होता है बॉटल के ऊपर वो होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। तो किसी भी रिटेलर को, किसी भी कंज्यूमर को प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग तक का पैकेजिंग हासिल होती है। फिर बात आती है टर्जरी पैकेजिंग की या तृतीय पैकिंग की। ये आपकी वेयरहाउसिंग में मदद करती है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉप ओनर है तो वो ऑब्वियसली 10 अलग-अलग पैक्स नहीं मंगवाएगा, वो पूरा बॉक्स मंगवाएगा किसी भी चीज़ का। अगर आप मान लीजिए शू पॉलिश की बात करें, तो शू पॉलिश के अगर 12 पीसेस आ रहे हैं तो वो एक बॉक्स में 12 पीसेस आएंगे जिसमें हर एक पीस का अपना एक बॉक्स होगा। तो जो आपकी टर्जरी पैकेजिंग है वो प्रॉपर कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप एक एक पीस को ठीक से सेट करके रख पाते हैं। तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की 3 तरह की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर सिंगल पीस के ऊपर बॉक्स होता है उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। टर्जरी पैकेजिंग बेसिकली ये इन जनरल केस रिटेल कंज्यूमर्स के पास नहीं जाती है क्योंकि ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास या होलसेलर्स के पास आती है, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में जब परचेज करते हैं उस केस में आपको टर्जरी पैकेजिंग में कई सारे पीसेस मिलते हैं। आइए देखते हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होते हैं। हालांकि पैकेजिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, किन तरह के मटेरियल में पैकिंग होती है। आजकल तो बहुत सारी क्रिएटिव ऐसे वेंडर्स हैं जो कि डिफरेंट तरह की पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट तरीके के मटेरियल से प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक का टाइम है और कई ऐसी पैकेजिंग प्रोवाइड होती है जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, क्रिएटिव दिखे और पर्पस भी सॉल्व करे, जैसे जूट पैकेजिंग हो गई, पेपर पैकेजिंग हो गई। इस तरह की पैकिंग भी आजकल बहुत चलन में है। जैसे सबसे पहली बात करें तो रिजिड बॉक्सेस, अगर हम इमेज के साथ देखें तो जो रिजिड बॉक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका शू बॉक्स है या आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है। फिर बात आती है चिप बोर्ड पैकेज की, फिर बात आती है पेपर बोर्ड पैकेज की। ये कुछ तरह की पैकेजिंग है जो जनरली आप अपने यहाँ जब भी आप सामान खरीदते होंगे, देखते होंगे, और इस तरह की पैकेजिंग ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होती है, काम आती है। कॉर्रुगेटेड कार्डबोर्ड पैकेजिंग होती है, कॉटन पैकेजिंग होती है, बहुत सारे आजकल आप देखिए कॉटन बैग्स चलते हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। फिर आते हैं आपके प्लास्टिक बॉक्स पैकेजिंग होती है जो सबसे ज़्यादा जनरली यूज़ होती है। देन आपकी फॉइल सील्ड बैग पैकेजिंग्स हैं, जूट पैकेजिंग्स हैं, एनवेलप या बबल मेलर्स हैं। ये कुछ तरह की पैकेजिंग है जो कि काफ़ी रेलेवेंट हैं, प्रिवेलेंट हैं टाइम के साथ और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में यूज़ होती हैं डिपेंडिंग कि मटेरियल का क्या टाइप है, उसका क्या यूज़ है, उसका क्या एप्लीकेशन है, इस बेसिस पे। ये ज़्यादातर जो हम लोग पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर सेकेंडरी पैकेजिंग है। इसके अलावा भी बहुत तरह की पैकेजिंग है जो काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी ट्रेंड में है। जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु का, प्राणी का या किसी भी चीज़ का एक साइकिल होता है, चक्र होता है, उसी तरीके से प्रोडक्ट की, उत्पाद का भी एक जीवन चक्र होता है, जिससे वो अपने लाइफ टाइम में गुजरता है और एंड पर आकर के पहुंच जाता है। आज हम उसी जीवन चक्र की बात करेंगे किसी भी उत्पाद के विषय में।
आइए शुरू करते हैं और समझते हैं किसी भी उत्पाद का जीवन चक्र क्या होता है। जीवन चक्र से अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से लेंथ ऑफ टाइम है जो कोई भी प्रोडक्ट अपने जीवन में जिसके थ्रू गुजरता है, जिन स्टेजेस के थ्रू जाता है और अंत में आकर के समाप्त हो जाता है जब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती मार्केट में, या फिर वो आउट ऑफ डेट या फिर टेक्नोलॉजी डिप्राइव हो जाता है और अंत आ जाता है। इसी एक लेंथ ऑफ टाइम को किसी भी प्रोडक्ट की उसका जीवन चक्र बोलते हैं या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट 4 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला तो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाजार में शामिल किया जाता है, अपना कस्टमर बेस बनाता है प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा स्टेज होता है जिसमें प्रोडक्ट ग्रो करता है, जिसको ग्रोथ स्टेज भी बोलते हैं। जब वो इंट्रोडक्शन स्टेज को पार कर लेता है, वहाँ सक्सेसफुल हो जाता है, तब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आता है, जब उसकी सेल्स ग्रो करती हैं, उसके कस्टमर्स ग्रो करते हैं। फिर धीमे-धीमे प्रोडक्ट जब ग्रोथ स्टेज को पार कर लेता है, तब वो आता है अपने मैच्योरिटी स्टेज में। ये किसी भी प्रोडक्ट का हाईएस्ट स्टेज है, जब वो अपने फुल फ्लेजेड सेल्स दे रहा होता है, फुल फ्लेजेड प्रॉफिट्स दे रहा होता है ओनर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सबसे ज़्यादा उसका कस्टमर बेस होता है, सबसे ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेंस होती है मार्केट में। जब एक प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज से सैचुरेट हो जाता है, जितनी भी उसकी आवश्यकता थी मार्केट में फुलफिल हो गई है, या फिर उससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर किसी भी वजह से उस प्रोडक्ट का अब मार्केट में कोई डिमांड नहीं रही है, सैचुरेट हो चुकी है डिमांड, तो प्रोडक्ट का डिक्लाइन स्टेज आ जाता है, जिसमें या तो हम रीन्यू करके अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेश यूज़ करें, जो फिर से इंट्रोडक्शन स्टेज आ जाएगी, या फिर डिक्लाइन होके क्लोज कर दें और प्रोडक्ट को एंड कर दें। ये 4 प्रमुख स्टेजेस हैं जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को कैटेगराइज कर सकते हैं कि सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचता है और फाइनली वो डिक्लाइन हो जाता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेनली इन 4 स्टेजेस को कंप्राइज करता है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए, क्योंकि इससे बिजनेस की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपको प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है कोशिश करनी है कि उसकी इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज पार होके मैच्योरिटी स्टेज सबसे ज़्यादा रहे, क्योंकि यही स्टेज है जिसमें मेनली बिजनेसेस प्रॉफिट कमाते हैं, और उसकी डिक्लाइन स्टेज कहीं ना कहीं ना आने पाए, या आप उसको अपडेट कर लें, रिन्यू कर लें विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि आपको दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ना करना पड़े, और अगर करना पड़े तो आप उसके साथ अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ रेडी रहें। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है और ये बोला भी जाता है कि प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अपने मैच्योरिटी स्टेज में जनरेट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट पहले इंट्रोडक्शन स्टेज से पार होके ग्रोथ स्टेज में आता है, जब उसकी सेल्स, रेवेन्यू, कस्टमर्स, मार्केट सब में बढ़ोतरी होती है। फाइनली वो मैच्योरिटी स्टेज पे जाकर के कहीं ना कहीं फ्लैटन हो जाता है, जिसमें वो हाईएस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट्स जनरेट करता है, उसका हाईएस्ट कस्टमर बेस होता है। उसके बाद या तो वो रिन्यूअल की तरफ जाता है, क्योंकि समय है, डायनामिक है, ऑब्वियसली कोई भी एक प्रोडक्ट जिंदगी भर के लिए अनिश्चित समय तक प्रिवेल नहीं कर सकता है, या तो उसको रिन्यूअल की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर वो डिक्लाइन होकर के खत्म हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए नहीं चल सकता कि हम सोचे हमने एक चीज डेवलप कर दी और ये अंत समय तक, अनिश्चित समय तक चलता रहे बिना किसी चेंजेस, बिना किसी अपडेशन के। ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल केसेस में है, बहुत बेसिक चीजों में है जो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जनरली किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में उसके बाद मैच्योरिटी के बाद इधर डिक्लाइन आता है या फिर वो रिन्यूअल फेज में चला जाता है। ये हम समय के साथ बात कर रहे हैं। अगर हम 2 बिंदु देखें कि एक्स एक्सिस पे समय है और वाई एक्सिस पे कस्टमर्स हैं, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता है समय के साथ साथ, वैसे वैसे कस्टमर्स भी बढ़ते हैं आपके ग्रोथ स्टेज से फिर मैच्योरिटी स्टेज में और ज़्यादा। तो इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल किस तरीके से, किस लाइन से चलती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर रिन्यूअल, या फिर उसका डिक्लाइन आ जाता है। कोई भी नया प्रोडक्ट हो, कोई भी आप उत्पाद मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, वो इन 4
स्टेजेस से गुजरता ही है। इन 4 चरणों की अगर हम बात करें, सबसे पहला चरण होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा चरण है ग्रोथ स्टेज जिसको हम विकास का चरण भी बोलते हैं, तीसरा चरण है मैच्योरिटी स्टेज, परिपक्वता का स्टेज, परिपक्वता का चरण जब आपका जो उत्पाद है पूरी तरीके से पक चुका है, उसने अपनी मार्केट स्टैब्लिश कर ली है, उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है मार्केट में और वो फुल फ्लेजेड मार्केट को कैप्चर करके सेल कर रहा है अपनी। फिर आता है डिक्लाइन स्टेज जिसको हम गिरावट का चरण भी बोलते हैं। जिस तरीके से 4 स्टेजेस हैं उसी तरीके से स्ट्रैटेजीज भी 4 हिस्सों में कैटेगराइज की गई हैं। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज, जब आप प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन स्टेज में होते हैं तो उस समय की स्ट्रैटेजीज, जब आप उसकी ग्रोथ स्टेज में होते हैं तो प्रोडक्ट की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, फिर आती है प्रोडक्ट की मैच्योरिटी स्ट्रैटेजीज और फिर आती है प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्ट्रैटेजीज। जैसे जैसे 4 चरण हैं वैसे ही आपकी 4 तरह की स्ट्रैटेजीज भी हैं डिपेंडिंग कि आपका उत्पाद कौन सी स्टेज पर है। आइए डिटेल में जानते हैं कि इन स्टेजेस पे कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो किसी भी उत्पादक को अपनानी चाहिए अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज से। इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करें, ये सबसे पहली स्टेज है जब प्रोडक्ट अपने सारे लाइसेंसेस, जितने भी किसी भी लॉ के हिसाब से परमिशंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट ले करके मार्केट में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये वो स्टेज है जब हम चाहते हैं कि हमारे उत्पाद के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम कस्टमर्स को बताएं, उसकी एक मार्केट बनाएं, उसको हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली बार जब हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कस्टमर को अवेयर करते हैं और कई बार हो सकता है कि हम उसकी मार्केट बनाने के लिए फ्री सैंपल्स बांटते हैं या बहुत अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं। उस स्टेज को इंट्रोडक्शन स्टेज कहा जाता है। ये वो स्टेज है जहाँ पे हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, मार्केट डेवलप करने के लिए काम करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं किसी भी उत्पादक को, क्योंकि इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी खर्चा करना है, कहीं न कहीं अच्छे ऑफर्स दे करके कस्टमर्स भी अट्रैक्ट करने हैं, कस्टमर को अवेयर करने के लिए भी हो सकता है आपको प्रोग्राम्स रन करने पड़ जाएँ या फिर आपको पर्सनलाइज़ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रखने पड़ जाएँ। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जनरली काफ़ी एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने उत्पाद को प्रमोट करने के लिए। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और क्वालिटी लेवल स्टैब्लिश होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जब आप अपने उत्पाद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तो वो अपने टेस्ट फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हो, उसकी क्वालिटी में कोई इश्यूज ना बचे हों, वो अपनी बेस्ट फॉर्म में, बेस्ट क्वालिटी में मार्केट में इंट्रोड्यूस हो। बिकॉज एक बार जब चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बनने लगता है। प्राइसिंग 2 तरह की जनरली एक्सेप्ट होती है जब इंट्रोडक्शन स्टेज आती है। कुछ उत्पादक ऐसे करते हैं कि प्राइसिंग कम रखते हैं शुरू में, कि जैसे जैसे मार्केट बनेगी, एक्सेप्टेंस आएगी, प्राइस हम बढ़ाते जाएंगे। इसको प्राइस पेनिट्रेशन के लिए आप लोअर प्राइसेस भी रखते हैं। कई बार होता है कि प्राइसेस इंट्रोडक्शन स्टेज में हाई रखते हैं बिकॉज क्योंकि इंट्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, डेवलपमेंट कॉस्ट जो खर्च हुई प्रोडक्ट में, तो कई उत्पादों का व्यू पॉइंट रहता है कि उसको हमें रिकवर करना है, तो शुरू से ही प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जैसे जैसे सेल बढ़ती है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं, वैसे वैसे प्राइस कम करते जाते हैं। जब ज़्यादा उत्पाद होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो जनरली आपको बेनिफिट्स मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। आप अगर 10 सामान खरीद रहे हैं, हो सकता है रेट ज़्यादा हो, जब आप 1000 खरीदेंगे किसी भी कंपोनेंट का, हो सकता है आपको सस्ता पड़े, आपको लेबर कॉस्ट में फ़र्क आए। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं और आप प्राइस कम करते जाते हैं। तो जनरली 2 तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइसिंग के लिए उत्पादक, लोअर प्राइस की या फिर हायर प्राइस की। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सिलेक्ट करना पड़ता है और इंट्रोडक्शन स्टेज में जनरली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं और अपनी टारगेट कस्टमर्स को फोकस करते हैं, जिनमें पता है कि हाँ ठीक है, अगर हमारी ये एक जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं, इन जगह अगर प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आएगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट प्रिवेल कर जाएगा मार्केट में।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंट्रोडक्शन स्टेज में उत्पादक को ध्यान रखनी चाहिए और इनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज का प्राइमरी मोटिव ही यही होता है कि प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन मिले, एक्सेप्टेंस मिले, अवेयरनेस मिले। तो इस स्टेज में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर खर्च होता है, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स लेने हैं। अगर आपने प्रोडक्शन के लिए अपने अगर आपने इंट्रोडक्शन स्टेज क्रॉस कर ली, तभी आप जा कर के उसकी ग्रोथ स्टेज में आ जाएँगे। इसलिए आपको यहाँ पर पूरे मार्केटिंग एफर्ट्स देने हैं। जब आप एक बेस क्रिएट करना शुरू करें अपने प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आए मार्केट में, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट हो। आइए आगे बढ़ते हैं और उन 2 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब इंट्रोडक्शन में कोई प्रोडक्ट होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, तो कौन-सी 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ जनरली फॉलो होती हैं। सबसे पहला है प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग में शुरू में उच्च कीमत चार्ज करते हैं और बाज़ार बढ़ने पर धीमे-धीमे कीमतें रिड्यूस होती हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि कई उत्पादक का व्यू पॉइंट है कि हमने क्योंकि इतनी हेवी डेवलपमेंट कॉस्ट, लाइसेंसेस कॉस्ट इनकर की है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में इतनी मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट इनकर की है और जब हम शुरू में प्रोडक्ट बनाते हैं, डिमांड कम होती है, तो हमें बनाने में जो खर्च करना है, वो भी कहीं न कहीं ज़्यादा खर्च करना होता है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई रहती है ताकि जो हमारे खर्च हैं, उनकी रिकवरी हो पाए और जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, उत्पाद बढ़ता रहता है, प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे कॉस्ट कहीं न कहीं कम आती जाती है और प्राइसेज़ भी कम होते जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी को प्राइस स्किमिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी जो होती है वो होती है प्राइस पेनिट्रेशन की स्ट्रैटेजी, जिसमें आप मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए आप शुरू में प्राइसेस धीमे कम रखते हैं और जैसे-जैसे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता है, मार्केट बननी शुरू हो जाती है, आप अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं और तब एक फ्लैट रेट पर आते हैं। पेनिट्रेशन स्टेज में हो सकता है कि आपके जो पहले के खर्च हैं वो कहीं न कहीं रिकवर ना हो शुरू में, पर अगर मार्केट बन गई, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, मार्केट में एक्सेप्टेंस आ गई और अच्छा कस्टमर बेस बन गया, तो जो आपके पहले के खर्च थे वो धीमे-धीमे करके सारे रिकवर हो जाएँगे और आप प्रॉफिट्स में आ जाएँगे। बात करते हैं इम्प्लीकेशन की इंट्रोडक्शन स्टेज की। जैसे हमने बात की थी, ये स्टेज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है किसी भी कंपनी को, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और जितनी भी आपकी हेवी मार्केटिंग एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट है, वो इनकर होती है, आपके सारे लाइसेंसेस आपको लेने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टेज है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी उत्पादक के लिए इंट्रोडक्शन स्टेज। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि आपको ग्रोथ स्टेज में कहीं न कहीं अपनानी है। इंट्रोडक्शन स्टेज जब एक प्रोडक्ट पार कर लेता है, जब कोई भी उत्पाद अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज को पार कर लेता है, वो आ जाता है ग्रोथ स्टेज में। इंट्रोडक्शन स्टेज में उसको अवेयरनेस मिल गई, कहीं न कहीं प्रोडक्ट के बारे में लोग जान गए कुछ हद तक का, उसके कुछ कस्टमर्स बन गए। अब धीमे-धीमे जब प्रोडक्ट ग्रो करने लगता है, अपने कस्टमर बेस में, अपने रेवेन्यू में उसकी सेल्स बढ़ने लगती हैं, तो कहीं न कहीं उत्पादक को चाहिए कि अपनी सर्विस बरकरार रखे, बिकॉज़ कई बार होता है कि जो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आफ्टर सेल सर्विस बहुत मायने रखती है, तो आपकी ग्रोथ स्टेज डिसाइसिव होती है कि आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपकी सर्विसेज़ नहीं अच्छी हैं, आफ्टर सेल सर्विस, आपका कस्टमर को लेकर के हैंडलिंग नहीं अच्छी है, आप कस्टमर फीडबैक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ग्रोथ स्टेज के बाद ही आपका डिक्लाइन स्टेज आ जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ स्टेज में कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स जो आपने इंट्रोडक्शन स्टेज में किए थे, वो बरकरार रखें और कुछ एडिशनल फीचर्स, एडिशनल इंसेंटिव्स आप देते रहें, अच्छी सपोर्ट सर्विसेज़ देते रहें, उससे आपकी कॉस्ट में ज़रूर फ़र्क आएगा। पर कहीं न कहीं अगर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया है मार्केट में, उसको उसकी डिमांड मार्केट में जनरेट होने लगी है, तो थोड़ा-सा प्राइस इन्फ्लेशन से उसकी डिमांड पे फ़र्क आएगा नहीं, कम आएगा फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। पर अगर आपने एसोसिएटेड सर्विसेज़ अच्छी रखी हैं, तो ये आपकी सेल्स को कहीं न कहीं ग्रोथ ही देगा, बढ़ाएगा ही। अगर हम बात करें ग्रोथ स्ट्रैटेजी की, तो प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहती है और एडिशनल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट की ग्रोथ होती जाए। प्राइसिंग मेंटेन रहती है क्योंकि जो आप उत्पादक है, उसको अच्छी डिमांड मिलती है, अच्छा टर्नओवर होता है, तो कहीं न कहीं अगर आप प्राइस सेम भी रख रहे हैं, इन्फ्लेट भी नहीं कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की वजह से आपको प्रॉफिट्स हासिल होते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐड होते हैं क्योंकि आपकी सेल बढ़ रही है। आपने जब इंट्रोडक्शन स्टेज में थे, आपने शुरू किया कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है, आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ऐड करते हैं। आप ज़्यादा ऑडियंस के लिए प्रमोशन करते हैं। हो सकता है पहले आपने सेलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट किया हो, सेलेक्टिव मार्केटिंग की हो, पर ग्रोथ स्टेज में जैसे-जैसे आपके प्रोडक्ट वाइड स्प्रेड होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, वैसे-वैसे प्रमोशन भी एक ब्रॉडर लेवल ऑफ ऑडियंस के लिए एम किया जाता है। इम्प्लीकेशन क्या है ग्रोथ स्टेज का? विकास के चरण में बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ता है और कंपनी को उत्पादन में, अर्थव्यवस्था में पैमाने का लाभ मिलता है। जैसे हमने बात की थी कि जैसे-जैसे आपकी ग्रोथ होती है, वैसे-वैसे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं, आप ज़्यादा उत्पाद करते हैं, आपकी कॉस्ट कहीं न कहीं एवरेज होकर के कम आ जाती है। तो मुनाफा आपका बढ़ता ही है जैसे-जैसे आपकी सेल बढ़ती है। इससे व्यवसाय को प्रचार की गतिविधियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप मुनाफ़ा ज़्यादा कमा रहे हैं तो सारा आप घर लेकर के जाएँ। आपको उसी मुनाफ़े को बिज़नेस में री-इन्वेस्ट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, इंसेंटिव टू द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, ताकि आपकी ग्रोथ स्टेज में आपका रेवेन्यू और कस्टमर बेस, प्रोडक्ट की सेल आपकी इंक्रीज़ होती जाए। जब कोई भी उत्पाद अपनी ग्रोथ स्टेज को पार करके मैच्योरिटी स्टेज में जाता है, सबसे पहले उसने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन स्टेज से। जब इंट्रोडक्शन स्टेज पार हो गई और ग्रोथ स्टेज में आया, तो उसकी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं, कस्टमर बेस है, वो काफ़ी बढ़ा। और जब ग्रोथ स्टेज में सक्सेस पाने के बाद मैच्योरिटी स्टेज में कोई भी प्रोडक्ट एंटर करता है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ फीचर्स हैं जो एनहांस करने चाहिए। कहीं न कहीं कस्टमाइज़ेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की मार्केट बनी रहे, कंपटीशन में सर्वाइव कर पाए प्रोडक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं कुछ हद तक अपने प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़, एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स के साथ अपडेट करते रहें ताकि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बनी रहे और वो अपनी जगह बनाए रखे। प्राइसिंग कुछ हद तक कम कर सकते हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर पाएँ। मैच्योरिटी स्टेज किसी भी प्रोडक्ट की जब होती है, तो उसकी सेल्स सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेज। तो जब आपकी सेल ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं अगर आप प्राइसिंग में कुछ हद तक गिरावट ले भी आएँगे, तो आपके प्रॉफिट्स नहीं कम होंगे बिकॉज़ आपको वॉल्यूम का फ़ायदा मिलेगा, पर आपको कॉम्पिटिशन में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे। डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंटेंसिव हो जाता है। इंसेंटिव्स ऑफ़र करने चाहिए आपको ऐसे में अपने सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव को, ताकि वो प्रोडक्ट की सेल में उतनी ही मेहनत करते रहें और आपका कस्टमर बेस बना रहे या फिर बढ़ता जाए। प्रमोशन एम्फसाइजेस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जितना ज़्यादा आप प्रमोशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस और जानकारी लोगों में प्राप्त होगी और आपके प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैच्योरिटी स्टेज के इम्प्लीकेशन की बात करें तो मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट काफ़ी वेल एस्टैब्लिश हो जाता है और अब मैन्युफैक्चरर का एम होता है कि मार्केट में अपने शेयर को बिल्ड किया रहे, बनाए रहे। ये सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेज होती है प्रोडक्ट की, इसलिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन पे ध्यान दिया जाए, उसको एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करें, उसको ट्रेंड के साथ अपडेट करने की कोशिश करें और हम जो अर्न कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक उसका हिस्सा अपडेशन में, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में इन्वेस्ट करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट में ध्यान दें कि उसको अगर कोई मॉडिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको इंक्लूड करें अपने प्रोडक्ट में ताकि उसकी सेल्स बरकरार रहे और बढ़ोतरी की तरफ जाए। मैच्योरिटी स्टेज के बाद प्रोडक्ट आता है अपनी डिक्लाइन स्टेज में। जब प्रोडक्ट की मार्केट सैचुरेट हो जाती है और पूरा का पूरा आपका कस्टमर बेस एग्ज़ॉस्ट हो गया है, कोई डिमांड नहीं रह गई है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट अपनी डिक्लाइन स्टेज में एंटर करता है जिसमें हम उसको पतन का चरण भी बोलते हैं, जब प्रोडक्ट का कहीं न कहीं एंड हो जाता है। ऐसे में पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास, उत्पादक के पास, उनकी बात करते हैं कि या तो आप प्रोडक्ट को मेंटेन कर लीजिए, कुछ नए फीचर्स ऐड करके, उसकी टेक्नोलॉजी अपडेट करके। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हम लोगों के पास, कई तरह के मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, जिन्होंने फ़ोन्स अपने मार्केट में लॉन्च किए थे, कुछ हद तक बहुत ग्रोथ भी हुई, बहुत अच्छा कस्टमर बेस भी बना, पर कहीं न कहीं अब वो कहीं भी नहीं दिखते हैं मार्केट में। इस तरह के हमारे पास वेरियस फ़ील्ड्स में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट का डेड होता है, एंड आता है, तो उसमें कुछ ही ऑप्शंस हैं। अगर आप प्रोडक्ट को रिन्यू कर पाएँ, उसको ट्रेंड में लेकर के आ पाएँ, अपडेट करके नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप वो कर सकते हैं। या फिर
आप प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह कम करके, आपको लगता है उसके अगर हम प्राइजेस काफ़ी हद तक कम कर दें, तो हो सकता है प्रोडक्ट की सेल बनी रहे, आप वो वाली स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि हो सकता है कोई और अगर बेटर एंटरप्रेन्योर जिसको अच्छी जानकारी है, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आ सकता है, तो आप अपने बिज़नेस को उससे जोड़ लें या उसको आप सेल कर दें अपने बिज़नेस को, एक ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि बंद करना ही एक ऑप्शन है, तो जो एग्ज़िस्टिंग इन्वेंट्री है, आप उसको कम रेट पे सेल करके ताकि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर पाएँ, आप अपने बिज़नेस को कहीं न कहीं बंद कर दें, एंड पर ले आएँ ताकि आपकी जो रनिंग कॉस्ट है, वो सेव हो जाए। तो प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज में ही आकर के कहीं न कहीं प्रोडक्ट वाइप आउट हो जाता है और मार्केट से खत्म हो जाता है। मार्केट प्रोडक्ट का तब घटने लगता है जब वो सैचुरेट हो जाता है, जिसको हम जब हम उसको डिक्लाइन स्टेज भी बोलते हैं। और जो उसका श्रिंकेज है वो किसी भी वजह से आ सकता है। हो सकता है उसके कस्टमर्स ना रह गए हों, उससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी आ गई हो सकता है कि अब प्रोडक्ट कोई यूज़ का ही ना रह गया हो जिस वजह से बनाया गया था, वैसी मार्केट कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन ही ना रह गई हो। तो किसी भी वजह से हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज आ जाए और प्रोडक्ट एंड टू यूज़ आ जाए। तो हमने बात करी कि किस तरीके से प्रोडक्ट अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज में आके मैच्योरिटी स्टेज में आता है और फाइनली वो डिक्लाइन की तरफ आ जाता है और वाइप आउट हो जाता है। ये किसी भी एक नॉर्मल केस में एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रोडक्ट की ये चारों स्टेजेस उसके लाइफ साइकिल की। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम केबल टीवी के थ्रू समझते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज के समय ओटीटी का ज़माना है। अमेज़न, नेटफ्लिक्स, वूट, ये सारे चैनल्स, ये सारे सब्सक्रिप्शंस का ज़माना है और केबल टीवी कहीं न कहीं कुछ हद तक अब खत्म हो गया है। सबसे पहले अगर हम देखें जब केबल टीवी शुरुआत हुआ था 1950 में, तब इंट्रोड्यूस हुआ और धीमे-धीमे उसका चलन बढ़ता गया 1962 और फिर आगे आकर के ग्रोथ हुई। कई दशकों तक वो आगे चलता रहा। इवन 2015-18 कहीं न कहीं लॉकडाउन के बाद से जब जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया और धीमे-धीमे जो आपका केबल टीवी है, वो वाइप आउट होना शुरू हो गया। तो अभी भी केबल टीवी पूरी तरीके से डेड नहीं है, पर हाँ, वो अपनी डिक्लाइन स्टेज में ज़रूर है। उसकी जो मैच्योरिटी स्टेज थी, जो ग्रोथ स्टेज थी, वो पार हो गई है। अब ग्रोथ स्टेज में तो ना रह कर के अब वो कहीं न कहीं डिक्लाइन की तरफ बढ़ता गया बिकॉज़ जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने अब मार्केट को कहीं न कहीं कैप्चर कर लिया है और केबल टीवी वाइप आउट होता जा रहा है मार्केट से। वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें टाइपराइटर की, जब टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही यूज़फुल एक डिवाइस थी टाइपिंग के लिए जो लोग लिखने का शौक रखते थे या फिर न्यूज़पेपर्स के फर्स्ट टाइपिंग के लिए, आर्टिकल्स की टाइपिंग के लिए यूज़ होते थे। धीमे-धीमे उसकी ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी हुई, बहुत प्रेवलेंट हो गया टाइपराइटर का यूज़ और अब जब कंप्यूटर्स का टाइम है, हर तरह के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो अब कहीं न कहीं टाइपराइटर्स का यूज़ खत्म हो गया है, वो मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं। कुछ लोग शौक के तौर पर अभी भी हो सकता है टाइपराइटर्स यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं टाइपराइटर यूज़ करने के लिए, पर अगर एक्सटेंसिवली देखें, तो अब टाइपराइटर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और कंप्यूटर्स ने उनकी जगह ले ली है। तो यहाँ भी अगर हम देखें, तो टेक्नोलॉजी वाली ही बात आ गई। टाइपराइटर पे आप सिर्फ टाइप कर मैटर को लिख सकते थे, प्रिंट कर सकते थे, पर विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स आप उसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, साइज़ेस, कलर्स, एडिटिंग आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। तो विद मोर एक्सटेंसिव फीचर्स, मोर एडिशनल फीचर्स, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, एक जो एक्जिस्टिंग मशीन थी जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइपिंग था, वो रिप्लेस हो गई। जबकि कंप्यूटर्स में आप टाइपिंग तो सिर्फ़ एक वन ऑफ द फीचर्स है जो आप कर सकते हैं, जिसके साथ आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट होता है जब इंट्रोड्यूस होता है, अपनी ग्रोथ स्टेज में आके फुल फ्लेजेड मार्केट को कैप्चर करता है और धीमे-धीमे जब उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट बेटर टेक्नोलॉजी आती है, तो वो रिप्लेस हो जाता है और उसका डेड हो जाता है, उसका एंड आ जाता है मार्केट में। तो इस तरीके से हमने इन 2 एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझा जो कि बहुत ही प्रेवलेंट चीज़ें थी, चाहे टाइपराइटर हो, चाहे केबल टीवी हो, जो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ में आई और आज उनका समय खत्म हो गया है और वो रिप्लेस हो चुकी हैं उनके बेटर अपडेटेड या न्यू वर्जन्स के साथ, न्यू
आइटम्स के साथ जो और एडिशनल फीचर्स और ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आज का समय ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ तो टाइम हमेशा ही डायनामिक रहा है, पर आज का समय ऐसा है जब लोगों के पास पेशेंस कम है, लोग ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लोग बहुत हाई लेवल ऑफ फीचर्स चाहते हैं गैजेट्स में, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही टाइम है। तो जो चीज़ें कहीं न कहीं कन्फाइंड थी, वो अब कहीं न कहीं रिप्लेस हो जा रही हैं। इसी तरीके से हमने आज के सेशन में समझा कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, कौन-सी स्टेज पे कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को, मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए। प्रोडक्ट जब सारे अपने लाइसेंसेस ले लेता है और इंट्रोडक्शन स्टेज में जाता है, उसके बाद वो आता है अपनी ग्रोथ स्टेज में, जिसमें उसका और ज़्यादा कस्टमर बेस बनता है और एक्सेप्टेंस आती है। फिर वो फाइनली एंटर करता है अपनी मैच्योरिटी स्टेज में, जिसमें वो फुल फ्लेजेडली मार्केट को कैप्चर करता है, अपनी अच्छी सेल्स करता है और अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं उसके ओनर को, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसके मैन्युफैक्चरर्स को। एंड फाइनली जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है और वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, बेटर सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट्स आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट वाइप आउट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है मार्केट से। इसी के साथ हम आज का अपना जो सेशन है वो खत्म करते हैं और हमने आज के सेशन में जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल समझी, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे ज़रूर पूछें, हमारे साथ बने रहें ज़ूम लिंक के थ्रू हमारे साथ, जिसमें आप अपने सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस पाठशाला के माध्यम से आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताएंगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल और रिलायबल बिजनेस मॉडल्स हैं। जी हाँ, आज के सेशन में हम बात करेंगे ड्रिंकिंग बेवरेजेस से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो आपको मुनाफा दिला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है एप्पल जूस मेकिंग बिजनेस। एप्पल जूस में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आप सेब का रस निकालकर टेट्रा पैक में पैक कर सकते हैं, जिससे ये लंबे समय तक ताज़ा रहता है और बाजार में बिकता है, जिसे आप इस देश भर में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। एप्पल जूस का सेवन करने से कई लाभ है, जैसे ये वजन कम करने के साथ साथ हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, अस्थमा के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्रेश जूस और प्रिजर्व जूस की मांग हर दिन बढ़ रही है और लोगों को अब कई तरह के फलों के जूस की जरूरत पड़ती है। अन्य सभी फ्रूट जूस में एप्पल जूस का निर्माण सबसे अच्छे व्यवसायों में से एक है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 2000 से 2500 लीटर पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं, तो आपको लगभग 86 लाख से 91 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो एप्पल जूस की बढ़ती डिमांड की वजह से आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ आपको कुछ और चीजों की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एरिया के तौर पर आपको 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी और पूरे प्लांट को रन करने के लिए 100 से 110 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। वहीं मैन पावर के तौर पर आपको 25 से 30 लोगों की एक बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आप अपनी इंडस्ट्री को बिना किसी रुकावट के अच्छे से रन कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है आंवला जूस। आंवला जूस बनाने का व्यवसाय विभिन्न लाभों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद के क्षेत्र में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिसका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है और हर कोई इसका सेवन कर सकता है। आंवला आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। आंवले के रस की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। ये न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। आंवला से संबंधित उत्पाद बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं और इच्छुक उद्यमी के लिए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए ये एक अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। इसके बिजनेस की बात करें तो अगर आप इस शानदार व्यवसाय को 1000 से 2000 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं, तो आपको इसके लिए 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और लगभग
12 से 15 लोगों की जरूरत होगी जो आंवला जूस की प्रोसेसिंग करके मार्केट तक पहुंचा सके। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस बिजनेस को 24 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और साथ ही इससे आप 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो काफी प्रॉफिटेबल भी है, जो है एप्पल फ्रूट वाइन। फलों में सेब अपने न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर भी होता है। इन स्वास्थ्य लाभों को ध्यान में रखते हुए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कई गुना बढ़ गई है। वाइन सेक्टर में एप्पल वाइन की काफी डिमांड है और ये भी उम्मीद है कि फ्यूचर में एप्पल फ्रूट वाइन प्रोसेसिंग बिजनेस एक हाई पोटेंशियल और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। प्रोसेसिंग पार्ट में अच्छी गुणवत्ता वाले सेब की उपलब्धता देश के लगभग सभी भागों में साल भर आसानी से उपलब्ध रहती है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एप्पल फ्रूट वाइन प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस से कितना लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। अगर आप इस बिजनेस को 320 से 400 लीटर पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 31 से 36 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस से 20 से 25% तक का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए जरूरी एरिया की, तो आपको लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकें। और जाहिर है बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप अपने प्लांट को रन नहीं कर सकते, तो आपको लगभग 18 से 25 किलोवाट तक के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत होगी। वहीं मैन पावर के तौर पर आपको लगभग 10 से 12 लोगों की एक बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से सीधा पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।